नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। त्योहार अपने साथ मिलावट का मौसम लेकर आता है। त्योहारों के दौरान दूध से बने उत्पादों और मिठाइयों की मांग की जाती है और मिलावटखोरों का धंधा भी बढ़ जाता है। ये मिलावट आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती है। मिलावटखोर इन उत्पादों में भारी मात्रा में कलर, यूरिया, डिटर्जेंट या ऐसे कई केमिकल्स मिलाते हैं जिससे ये मिठाई आम आदमी की सेहत के लिए जहर बन जाती है। सरकार मिलावट को लेकर सख्त है, इसलिए अब मोबाइल वैन में टेस्टिंग की जा रही है। इस मिलावट को समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने दिल्ली में जगह जगह से मिठाई, दूध, खोया और पनीर के सैंपल लिए और उसकी जांच फूड सेफ्टी ऑन व्हील लैब में करवाई। ये रिपोर्ट आप देखिए। दिवाली का त्योहार और मिठाई, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहां दिवाली पर मिठाई ना आए। मिठाई हर जगह बिकती है, लेकिन वो कितनी शुद्ध है, ये सवाल हमेशा बना रहता है। त्योहारों के मौसम में दूध, खोया, पनीर, मावा की मांग बढ़ जाती है और इनसे बनने वाली मिठाइयां घर घर तक पहुंचती हैं। लेकिन मिठाइयां कितनी शुद्ध हैं, क्या आपकी सेहत के लिए कारगर हैं या हानिकारक, आज हम इसकी जांच कराएंगे। टाइम्स नाउ भारत की टीम ने दिल्ली की अलग अलग जगहों से कुछ सैंपल्स लिए हैं, जिसमें आपको दिखाते हैं कि हमारे पास एक पनीर का टुकड़ा है, खोआ है, दूध है और कुछ मिठाइयाँ हैं। ये मिठाइयाँ कितनी शुद्ध हैं और आपकी सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं है। आज हम इसकी जांच के लिए FSSAI के ऑफिस जाएंगे और उनकी लैब में इसको टेस्ट कराएंगे और जानेंगे कि इन मिठाइयों की जांच आप अपने घर में भी कर सकते हैं। सभी तरह की मिठाइयों का आधार दूध है, जिससे खोया, पनीर और तरह तरह की मिठाइयां बनती हैं। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता मोहित ओम दूध और मिठाइयों की इंस्टेंट जांच करवाने के लिए FSSAI के ऑफिस पहुंचे और मोबाइल लैब में जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे साथ निहारिका है और इनकी पूरी टीम है यहाँ पर जो इसको टेस्ट करेंगे। निहारिका जी, दूध है और ये दूध ही इस वक्त सबसे ज़्यादा मांग में इसके रहता है, क्योंकि त्योहार का सीज़न है, दूध से सारी चीज़ें बनती हैं। तो इसका टेस्ट हम किस तरीके से करेंगे और कैसे जानेंगे इसमें कितनी प्योरिटी है और कितना इसमें मिलावट है? दूध का टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली 4 ऐसे टेस्ट करेंगे जो कि इजीली हो सकते हैं, जैसे कि यूरिया की प्रेजेंस, कोई डिटर्जेंट ना मिला हुआ हो या फिर कोई न्यूट्रलाइजर उसके अंदर ना डाला गया हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई न्यूट्रलाइजर, बेकिंग सोडा या किसी भी टाइप की चीज़ जो उसको अंदर डाली गई हो, या फिर आयोडीन का टेस्ट करके देखेंगे कि अगर स्टार्च दूध के अंदर ना मिलाया गया हो। तो हम ये 4 टेस्ट यहाँ पे देखेंगे और उसमें कुछ खास नहीं करना होता है, बस हम सैंपल के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रिपेयर्ड रिएजेंट्स हैं, उनको डाल के कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर चेंज हो रहा है तो उसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर मिलावट है या नहीं है। लैब टेक्नीशियन निहारिका का कहना है कि 4 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। पहला, यूरिया दूध में कितना है। दूसरा, कोई डिटर्जेंट तो नहीं मिलाया। तीसरा, किसी भी प्रकार का न्यूट्रलाइजर की मिलावट ना हो। और चौथा, दूध में आयोडीन की मात्रा का टेस्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट होने जा रहा है उस दूध का जिसको हमने दिल्ली की एक मार्केट से लिया है, एक शॉप से लिया है। और जो ओपन दूध है, ये वो दूध नहीं है जो मार्केट में आपको बंद पैकेट में मिलता है, ओपन दूध है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या मिलावट है नहीं। इसमें पहले यूरिया चेक किया जा रहा है। अगर इसमें लाइट यूरिया होगा तो इसका येलो कलर आएगा, अगर ऊपर से डाला होगा तो इसका कलर दूसरा हो जाएगा। तो अब ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्यूब के अंदर इसको डाला जा रहा है। और जो यहाँ पे टेक्नीशियन है इनसे बात करते हैं। सर, अब क्या इसमें कौन से केमिकल्स हैं जो डाले जाएंगे? इसमें हम डाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड डालेंगे, जिससे ऐड करते ही इसमें येलो कलर डेवलप होगा। अगर लाइट येलो कलर डेवलप होता है दैट मीन्स नेचुरल यूरिया, मिल्क में नेचुरल यूरिया होता है। अगर डार्क साइड जाता है तो वो एडिड यूरिया होता है और जो हमारी सेहत के लिए वो काफ़ी हानिकारक होता है। जी, वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो सर बताते जाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि टाइम्स नाउ भारत पर ये बिल्कुल लाइव टेस्ट हो रहा है और इन दिनों त्योहारों का सीज़न है। त्योहारों में दूध की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे जो बनी जो सामग्री, खाद्य सामग्री है, जैसे पनीर हो गया, खोआ हो गया, मिठाइयाँ हो गई, उनके भी हम टेस्ट कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ दूध का टेस्ट देख रहे हैं और इसमें जो टेक्नीशियन है वो अपने केमिकल्स डाल रहे हैं और अब देखना है कि इसका कलर क्या आता है और उसके अंदर क्या रिपोर्ट होती है, ये बता पाएंगे।
जी, इसमें सर बहुत लाइट येलो कलर दिख रहा है, दैट मीन्स नेचुरल यूरिया। एडेड यूरिया एब्सेंट है इसमें, तो दैट इज मिल्क इज सेफ। मोहित अपने साथ खोला दूध देकर गए थे, लेकिन दूध टेस्ट के बाद शुद्ध निकला। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पाएगी। लेकिन सवाल ये भी कि अगर दूध को घर पर ही टेस्ट करना चाहें तो कैसे करें? FSSAI की वेबसाइट पे कुछ ऐसे बेसिक टेस्ट दिए हुए हैं जो घरों में आसानी से किए जा सकते हैं। उनको करने के लिए किसी तरह के रिएजेंट या फिर किसी तरह की और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और कॉमन लोग, जनरल लोग भी जो हैं उनको आराम से घरों में चेक कर सकते हैं। अगर उनके दूध में पानी नहीं मिला हुआ हो या स्टार्च ऊपर से नहीं एडेड हो, स्टार्च को करने के लिए जैसे एक रिएजेंट चाहिए होता है आयोडीन, वो मार्केट में आयोडीन अवेलेबल है मेडिकल स्टोर्स पे। तो ये कुछ ऐसे रिएजेंट्स जो कि उसके अंदर लिखे हुए हैं, वो अगर यूज़ करके कोई करना चाहे तो वो पता लगा सकते हैं कि उसमें मिलावट है या नहीं। दूध के बाद अब पनीर का टेस्ट किया जा रहा है। निहारिका खुद पनीर का टेस्ट कर रही हैं। जानेंगे कि उसमें किस तरीके की मिलावट होती है और उसका टेस्ट आप घर पे कर सकते नहीं कर सकते। ये निहारिका है जो पनीर का छोटा सा इन्होंने टुकड़ा लिया है और अपनी टेस्ट ट्यूब में डाला है, और अब उसको पूरा मैश किया जा रहा है, और क्योंकि उसमें केमिकल डालेंगे। और अब इनसे जानना चाहेंगे कि इसके अंदर किस तरह का कलर आ सकता है। आपका पहले नाम बताइए सर अपना। बसंत कुमार। हाँ बसंत जी, आप जो पनीर निहारिका जो मैश कर रही हैं, इसमें क्या डालेंगे और इसमें कौन से कलर आएगा, इससे पता लग पाएगा इसमें मिलावट है या नहीं? इसमें हम एडिड स्टार्च चेक करेंगे। अगर इसमें एडिड स्टार्च होगा तो हमें ब्लू कलर दिखेगा। इसमें आयोडीन ऐड करने के बाद ब्लू कलर आएगा। पनीर में अगर स्टार्च की मिलावट है तो रंग नीला हो जाएगा। बसंत कुमार ने टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की। पनीर को मसलकर उसमें डिस्टिल वाटर डाला गया। फिर टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म किया गया। बॉइलिंग के बाद उसे ठंडा किया गया और उसमें टिंचर आयोडीन डाला गया। नतीजा आपके सामने। ये हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है सैंपल। हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन के ऐड करेंगे। ये हमने ऐड किया है। हमें सिर्फ लाइट ब्राउन कलर दिख रहा है, इसका मतलब इसमें आयोडीन स्टार्च नेगेटिव है। नेगेटिव जी। तो ये पनीर सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। यस सर, इसमें स्टार्च नेगेटिव है, दैट इज इसमें कोई भी स्टार्च की एडल्ट्रेशन नहीं की गई है। ये स्टार्च के केस में सेफ है। अब खोए की मिठाई का टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो खोया ही है जिससे सभी तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। खोए को टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निहारिका, ये कौन सी मिठाई ली है? इसके अंदर मावा है या खोआ है? ये मैंने खोए की मिठाई ली है, और ये बेसिकली प्योर मिल्क प्रोडक्ट है। तो हम इसमें अब चेक करेंगे कि किसी भी तरह की का डिटर्जेंट प्रेजेंट है या नहीं। आगे की जांच वसंत कर रहे हैं। जांच के बाद इसके रंग बदलने से तय होगा कि मिलावट है या नहीं। इसमें अप्रोक्स 5 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे। और इसमें कौन सा कलर आएगा? जी, इसमें सर अगर डिटर्जेंट पॉजिटिव होगा तो वॉयलेट कलर आएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो हल्का सा लाइटली कलर रहेगा जो ब्राउनिश या ब्लूइश टाइप रहेगा। तो ये प्रोसेस चल रहा है इसका, और इसमें अलग अलग केमिकल्स डाले जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि अगर इसमें वॉयलेट कलर आता है तो पता लग जाएगा इसके अंदर कोई मिलावट है या नहीं। इसके वही 4 से 5 ड्रॉप डालेंगे। ये सर लाइट कलर है तो ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता है तो उसके इसमें डार्क एकदम वॉयलेट कलर आता है। मोबाइल वैन में जो टेस्ट हुए वो सामान्य टेस्ट है। कुछ और तत्व दूध और मिठाइयों में होते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ और चीज़ों का भी मिलावट हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा होगा कि मिठाइयों पे एक बर्फ चढ़ी होती है, ठीक है, आप ये देख सकते हो कि बर्फ ये है, तो इसमें आप ये देख सकते हो ये उस पर चांदी की बर्फ होनी चाहिए। अगर उसमें चांदी की बर्फ ना होकर अगर उसमें एल्यूमिनियम की बर्फ है तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और बहुत कार्सिनोजेनिक नेचर में होती है। FSSAI के खाद्य अधिकारी का कहना है कि अगर कोई भी मिलावटी सामान हमारे सामने आ रहा है तो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, हमारा अलग अलग सेक्शन है जिसमें हमारे जो पेनल्टी है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन 56 है जिसमें करीब 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। तो ये उसका हम एक आधार बनाया जाता है कि कितना उसमें जिस नुकसान, हेल्थ पे क्या नुकसान हुआ। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता ने जहां से भी ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खरीदे उनमें कोई मिलावट नहीं मिली, लेकिन फिर सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि त्योहारों के समय में मिलावटखोर गली गली में मौजूद हैं जिनकी मिठाइयां आपको बहुत बीमार बना सकती हैं। मोहित, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली।
और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रेरित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरित, त्योहारों के मौसम में कम से कम बेहद जरूरी होता है कि उपभोक्ता ये जाने कि जो चीज वो खरीद रहे हैं वो असली है कि नकली, उससे स्वाद आएगा या सेहत खराब होगी। आप इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप खुद गवाह रहे, आम लोग कैसे पहचाने कि क्या चीज असली है क्या चीज नकली है? देखिए, तमाम तरह के विशेषज्ञों ने अपनी तरह से वो बताया कि किस तरीके से नकली खोए की पहचान की जाती है, चाहे वो मिठाई के ऊपर चांदी के जगह पर एल्युमिनियम का वर्क चढ़ा होता है या फिर दूध में डिटर्जेंट मिला होता है या फिर यूरिया मिला होता है, उसकी अलग अलग पहचान बताई। लेकिन ये बातें आम लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, जबकि आम आदमी जब मिठाई खरीद रहा होता है त्यौहार के दौरान, तो वो जो पैसे उसको दे रहा होता है उसकी गुणवत्ता के लायक उस तरह के उसे सामान नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं उसके ज़्यादा पैसे भी खर्च हो रहे होते हैं और साथ ही साथ उसके हेल्थ को एक बहुत बड़ी चुनौती मिलती है, क्योंकि कई विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि जब वो मिठाई में वो चाहे वो डिटर्जेंट के उनके अंदर जाए या फिर मैदा जाए खोआ के तरीके से या फिर तमाम जो और भी जो उसमें रसायन डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं, वो सीधा उनके किडनी को इफेक्ट करता है। और जो नकली रंग जो डाले जाते हैं वो उनके अंदर कैंसर तक को जगह देती है। यानी कि इस तरह से जो चीज़ें निकल के आती है कि मिठाई के आमतौर पर जब भी ज़्यादा डिमांड होती है, चाहे वो कोई भी त्यौहार के दौरान हो, तो आम लोग जब पैसे खर्च कर रहे होते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि जब वो पैसे दे रहे हैं तो उन्हें वो सामान असली मिल रहा है या नहीं। वो आंख बंद करके भरोसा करके वो सामान खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, और जब वो खा रहे तब भी उन्हें पता नहीं लगता है। लेकिन जब इस तरह के हमारे जिस तरह से अभी टाइम्स नाउ नवभारत ने यह एक रिपोर्ट की और उन्होंने ज़मीन से बताया कि किस तरीके से क्या कुछ गुणवत्ता किस तरह से हम जाँच करके लोगों को पहुँचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी एक लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी तमाम तरह के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आम लोगों की ये जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य का मामला है। प्रेरित, क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे कि आम लोग जो मिठाई खरीदते हैं, जो खोया खरीदते हैं, त्योहारी सीजन में जो भी चीजें खरीद रहे हैं दूध से बनी हुई, उनमें असली या नकली की पहचान खुद कर सकें? जी बिल्कुल, हमने विशेषज्ञों से बात की, हमारे पास कुछ डिटेल भी है जिसमें उन्होंने बताया है हमारे विशेषज्ञों ने कि अगर मिठाई में माना कि अगर रंग की बात अगर कही जाए तो उन्होंने कहा है कि मिठाई में इस्तेमाल की अगर नकली रंगों से एलर्जी होती है और उसकी पहचान करने के लिए हमें जो कई तरह की चीज़ें बताई गई है। उन्होंने कहा कि मिलावटी घी के लिए अगर उन्हें पकड़ना है तो कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर को मिला दे, अधिक घी का रंग नीला हो जाए तो वह समझे कि मिलावटी हो सकता है। वहीं मिलावटी पनीर और खोए को लेकर के बताया है कि अगर उनमें आयोडीन के हम 5-7 बूंदे डालते हैं, अगर उनका रंग नीला हो जाए तो समझना है कि वो मिलावटी है, अगर नहीं होता है तो वो शुद्ध है। साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ी जो आमतौर पर लोगों को मिठाई के साथ उनके साथ जो खिलवाड़ किया जाता है वो है कि मिठाई के ऊपर हम एल्युमिनियम का चांदी का वर्क का दावा करते हैं, जबकि उन्हें एल्युमिनियम मिल जाता है आम लोगों को। उसको लेकर के भी विशेषज्ञों का कहना है कि एल्युमिनियम की मिलावट अगर होती है तो उसे उस वर्क को अंगुलियों या हथेली पे मसलें और मसलने के बाद अगर वह गायब हो जाता है तो समझिए कि वह असली है, और अगर वह मसलने के दौरान वह गोली बन जाता है या फिर वो आपके हाथ में ही मौजूद, आपकी हथेली में मौजूद रहता है, तो समझिए कि वो नकली है। तो इस तरह से कई चीज़ें विशेषज्ञ लगातार बताते रहते हैं आम लोगों की जागरूकता के लिए, लेकिन शायद वो चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाती है। और जिस तरह से हम टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लोगों को बता रही है मिठाई खरीदने के दौरान किन किन चीजों का वो ख्याल रखें, तो आम लोग इससे शायद उनके और जागरूकता होगी। बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, और अगर छोटी छोटी सावधानी बरतें सभी लोग तो ऐसी मिलावटी चीजों से बचा जा सकता है, अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपको हमसे जुड़ने के लिए। तो अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हो चुका है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में उनके स्वागत के लिए सजावट हो चुकी है। कल 3 नवंबर को राम की पैड़ी पर 9 लाख दीप जगमगाएंगे। तो 9 लाख दियों से मठ मंदिर भी रोशन होंगे। श्री राम जन्मभूमि, राम की पैड़ी, सरयू घाट से लेकर के राम कथा पार्क तक सतरंगी रोशनी से सजावट की गई। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। इससे पहले दीपोत्सव के लिए क्या तैयारी की गई, ये दिखाने के लिए आपको सीधे अयोध्या ले चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी आदर्श सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आदर्श, जरा सबसे पहले आप वहां की तस्वीरें दिखाइए, वो मनमोहक तस्वीरें दिखाइए और फिर बताइए क्या क्या तैयारी वहां पर की गई है। देखिए, मैं इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और ये वो जगह है जहां पर जो दीपोत्सव का पूरा कार्यक्रम है वो होना है। मैं आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा देता हूं जो लेज़र लाइट्स के जरिए जितनी भी घाट के किनारे की बिल्डिंग्स हैं, पुराने घर हैं, मठ मंदिर हैं, उनको सजाया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो दूर तक इन लेज़र लाइट्स का जो शो है उसको लगाया गया है। ये तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, जिसमें जो सरयू नदी की धारा है उसको कृत्रिम रूप से लेकर यहाँ पर आया गया है। और इसके आसपास जितने भी घर बने हुए हैं, जितनी भी मंदिरें बनी हुई हैं, जितने भी और दूसरी चीज़ें हैं, उन सभी को यहाँ पर सजाया गया है। इसके साथ साथ
मैं अगर आपको दिखाऊं तो दूर तक सिक्योरिटीज़ के जो है वो बेहतर इंतज़ाम हैं। इतना ही नहीं, जो दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, दीपोत्सव की जो तैयारियां हो रही हैं उसकी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर आप ठीक नीचे देखें तो घाट के दोनों तरफ, यानी घाट के पहले हिस्से में भी और घाट के दूसरे हिस्से में भी दीपोत्सव को लेकर खास तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हज़ार जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर वॉलंटियर कर रहे हैं। और ये अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पर जो दिए हैं उसको अभी भी सजाया जा रहा है। नीचे बड़े बड़े दियों के साथ इसमें लिखा गया है कि सीताराम। और यहाँ पर जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग हैं जिनको ये रिकॉर्ड दर्ज करना है, उनके लोग भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है कि आखिर कितने दिए यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। इस बार 9 लाख दिए जो है इन घाटों पर जलाए जाएंगे और तकरीबन 3 लाख ऐसे दिए होंगे जो शहर के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग महत्वपूर्ण इमारतों और जगहों पर लगाए जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दियों को गिनने के लिए लगातार वॉलंटियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ना सिर्फ वॉलंटियर्स दियों को गिन रहे हैं बल्कि सही तरीके से व्यवस्थित भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आ चुके हैं और इन दियों के साथ साथ घाटों की क्या व्यवस्था है, लोगों के यहाँ पर आने जाने से लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, कैसे पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। और चूंकि कोरिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके भी आने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था होगी, इन सभी चीजों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। एक बार पहले भी यहाँ पर बिल्कुल वो आ चुके हैं और कल भी बिल्कुल आदर्श मैं चाहूंगा कि आप डिटेल बताते रहें, साथ ही साथ आप आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहें ताकि जो लोग अयोध्या सशरीर नहीं पहुंच पाए हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत के मंच से ही वहां के दर्शन कर सके, वहां की भव्यता देख सकें। देखिए मांशु, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कभी भी हमारे दर्शकों ने कुंभ को लेकर कोई तस्वीर देखी होगी तो मैंने कुंभ कवर किया है। मैंने देखा है कि कुंभ में जो माहौल, भक्ति में माहौल रहता है, कुछ वैसी ही तस्वीरें, कुछ वैसा ही माहौल जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप अभी की तस्वीरें देखें तो दूर तक आपको दिखेगा कि लेज़र लाइट का जो शो है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ घाट के चारों तरफ जो है वो लोगों के आने जाने की व्यवस्था है। लोग यहाँ पर पहुँच सही तरीके से उसको देख सकें, लेज़र लाइट्स को समझें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके जरिए जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है उसको समझें। उसको लेकर लगातार पूरे घाट के चारों तरफ जो लोगों के आने का स्ट्रेच है, साथ ही साथ लेज़र लाइट्स तक पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था होंगी वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा स्ट्रेच है तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर जो लोग आए उनको इसकी महत्ता, इसकी भव्यता के बारे में जानकारी मिल पाए सही से, इसको लेकर अलग अलग बिल्डिंगों पर कुछ संदेश भी दिखाने की योजना है। जो कल दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके जरिए लेज़र लाइट के जरिए ही कई संदेश ऐसे जो हैं वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये दरअसल राम की पैड़ी है। और अगर आप ठीक दोनों तरफ देखें तो एक और जहाँ दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर दीप सजाए और सजाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जैसे कोई मेला हो, जैसे कोई दूर तक अगर हम गांव में देखें या किसी बड़े स्थल के आयोजन को देखें तो जैसे लोग आते हैं यहाँ पर घूमते टहलते हैं, उस तरीके का माहौल बना हुआ है। और चारों तरफ इन दियों के जरिए पूरी अयोध्या को रोशन करने की, जगमग करने की तैयारी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग हैं वो खुद यहाँ पर आकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर कितने दिए जलाए और सजाए जा रहे हैं। हमने यहाँ पर कुछ वॉलंटियर से भी बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, हम पिछले 2 दिनों से लगातार इस दीपोत्सव की तैयारी को लेकर लगे हुए हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम इस बात को लोगों के बीच में लेकर जाएं और सही तरीके से हम इस चीज़ को दिखा पाएं कि आखिर हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। और उसका एक सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि हम दियों की जो तैयारी है उसको बेहतर कर पाएं। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा जो फोकस है, सबसे बड़ी जो तैयारी है वो कल के दीपोत्सव को लेकर है। और जैसा कि मैंने बताया कि जिसकी तैयारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल वो लेज़र लाइट और साथ ही साथ जो दिए जलाए जा रहे हैं उसको लेकर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब ये दोनों चीज़ें एक साथ जलेंगे, यानी दिए एक साथ जलेंगे और साथ ही साथ जो लेज़र लाइट का शो है वो होगा, तो यहाँ पर जो माहौल है वो देखने लायक होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आदर्श आपका अपना जुड़ने के लिए और वहां की सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के दिवाली उत्सव में इस साल अयोध्या के राम मंदिर की भव्य झलक देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने साल 2020 में अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पूजा का आयोजन किया था और इस साल भी यानी 4 नवंबर को शाम 7 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री सपरिवार लक्ष्मी पूजा में शामिल होंगे। दिवाली पूजा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अयोध्या जैसा राम मंदिर बनवा रहे हैं और इसी मंदिर में वो 3 नवंबर यानी कल दीपावली पूजा करने वाले हैं।
अब की बार दिल्ली की दिवाली भगवान श्री राम वाली होगी। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या का राम मंदिर ही बना डाला। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, आपको लगेगा अयोध्या में राम लला का मंदिर, बिल्कुल यही तस्वीर के साथ। लेकिन ये तस्वीर अयोध्या की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर दिल्ली की है। और दिल्ली में बड़ी जो दीपावली पर बड़ा उत्सव करने की तैयारी है, उसे ये रूप दिया गया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर का रूप दिया गया है और इसी तरीके से पूरा डिजाइन किया जा रहा है ताकि वही लुक, वही फीलिंग, वही सब कुछ नजर आए जब यहाँ पूजा हो रही हो। दीपावली की शाम इसी राम मंदिर के प्रतिरूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ दिवाली पूजन करेंगे। अरविंद केजरीवाल हाल ही में अयोध्या गए थे, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी भी गए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल की भक्ति पर सवाल उठाए गए। अब जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राम मंदिर बना दिया तो सवाल उठने लाजमी है। लेकिन देखिए, ये दिल्ली की दिवाली को शुरू भी इसलिए किया गया था क्योंकि आप लोगों को सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि आप पटाखे मत बजाइए, क्योंकि देखिए दिवाली त्योहार है, लोग मनाना तो चाहते हैं और कोविड की वजह से लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे भी नहीं हो सकते। इसलिए ऐसी दिल्ली की दिवाली का आयोजन किया जा रहा है कि लोग चाहे अपने घरों से बाहर ना निकले, चाहे पटाखे ना बजा पाए, लेकिन फिर भी 2 करोड़ दिल्ली वासी एक साथ मिलकर दिवाली जरूर मना सकें। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मंदिर का स्वरूप देना दिल्ली के लोगों के लिए एक संदेश है कि वो पटाखे न जलाएं, प्रदूषण न फैलाएं। खैर, आप राम मंदिर के प्रतिरूप पर गौर कीजिए। ये ठीक वैसा ही डिजाइन है जैसा अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन है। अरविंद केजरीवाल अब से करीब 48 घंटे बाद पूजा करेंगे और मंदिर के प्रतिरूप का निर्माण जारी है। लेकिन फिर भी अयोध्या के मंदिर का दर्शन आपको दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मिल जाएगा। से अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के अंदर जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, दीपावली पर दीप उत्सव मनाया जाएगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहीं बैठकर दीपावली पर पूजा करेंगे। पूरी कैबिनेट साथ में होगी, साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारी और उसके साथ दिल्ली के विधायक यहां पर बैठकर पूजा करेंगे और इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। भव्य तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि इसे इस बात से जोड़कर बताया जा रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन ना हो, लोग पटाखे ना जलाएं, इस आयोजन का आनंद ले, इसके लिए ये किया जा रहा है। मंदिर का प्रारूप करीब 30 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा होगा। वैसा ही गर्भगृह, उसी तरह के मंडप, पूरी तरह अयोध्या के श्री राम मंदिर का डिजाइन। आम आदमी पार्टी की पूजा में ही भगवान श्री राम के सिर्फ मंदिर का प्रारूप नहीं है, बल्कि अब तो आम आदमी पार्टी के रोम रोम में राम है। देखिए, दीपावली तो दीपों का त्योहार है। जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो तब पूरी अयोध्या में उनका स्वागत किया गया दीपों के साथ। तो हम भी भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं दिल्ली के अंदाज में। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए थे। साथ ही हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए। राम जन्मभूमि दर्शन के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने का ऐलान किया और अगले दिन दिल्ली पहुंचते ही इस फैसले पर कैबिनेट की मोहर भी लग गई। और अब दिल्ली सरकार के दिवाली पूजन में भी भगवान राम और राम मंदिर की झलक मिलेगी और आम आदमी पार्टी में राम भक्ति की। कि हम सब की तो पूरी जिंदगी धर्म से जुड़ी हुई है। चाहे जैसे मैं बता रही थी कि चाहे हम लोग जो अपने हाथ में धागे बांधते हैं, चाहे हम घर से निकलने से पहले पूजा करते हैं, चाहे त्योहार हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे बच्चे हों, तो धर्म हम सबकी जिंदगी का अभिन्न अंग है। मुझे लगता है कि इस देश में हमें ये मानना पड़ेगा कि सबको, हमें एक ऐसा देश बनाना है कि सबको अपने धर्म को, अपनी आस्था को जीने का मौका मिलना है। अब की बार दिल्ली के 2 करोड़ लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के राम मंदिर में दिवाली पूजन करेंगे। पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। और हमारे सहयोगी पुलकित नागर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुलकित, आप खुद बताएं जरा कि जब आप वहां पहुंचे तो क्या एक क्षण के लिए महसूस हुआ कि अयोध्या नगरी में आप पहुंच चुके हैं उस प्रतिरूप को देख करके? देखिए, प्रारूप बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जैसे अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है और उसी तर्ज पर पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये मॉडल तैयार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें
तो लगातार आम आदमी पार्टी राम के नाम के साथ अपने आप को जोड़ रही है और बहुत सारे राज्यों में वो चुनाव की तैयारी कर रही है। तो जितने भी विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि पार्टी की कोशिश राम भक्तों को अपनी तरफ लाने की है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस बात से इनकार करते हुए ये कहती है कि इससे पॉल्यूशन कम होगा। हालांकि ये तीसरा आयोजन होगा दीपावली पर। इससे पहले दिल्ली के सीपी में पहली बार आयोजन किया गया था, फिर अक्षरधाम मंदिर पर आयोजन किया गया और अब बिल्कुल प्रारूप तैयार किया गया है रामलला के मंदिर का त्यागराज स्टेडियम के अंदर और कोशिश दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आयोजन से जोड़ने की बताई गई है। जी शुक्रिया पुलकित, आपका हम तक जोड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी बीच एक अहम खबर यह कि आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। टेरर लिंक के चलते डीएसपी और प्रिंसिपल को बर्खास्त किया गया। डीएसपी फिरोज अहमद लोन को बर्खास्त किया गया, साथ ही साथ प्रिंसिपल जावेद अहमद शाह की भी बर्खास्ती की गई। इन दोनों को टेरर लिंक के चलते सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां टेरर लिंक को लेकर के सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। और प्रदीप, इस बर्खास्ती को लेकर क्या जानकारी हो? जो टेरर लिंक की बात हो रही है उसमें क्या चीज सामने आई अभी तक? देखिए, सरकार की तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज है। मैसेज ये है कि देशद्रोह को वो बख्शेंगे नहीं और देशभक्तों को वो रिवॉर्ड करेंगे। और ये जो फिरोज अहमद लोन है, ये 2012 का अपॉइंटी है, ये डीएसपी प्रिजन था उस समय, सेंट्रल जेल श्रीनगर की बात है। कहते हैं कि दो आतंकवादी, दो लड़के जो थे वो पार जा रहे थे कुपवारा आर्म्स ट्रेनिंग के लिए, वो पकड़े जाते हैं। जब उनकी इंटरोगेशन हुई थी 2017 में, तो उन्होंने बताया थी एक इशफाक अहमद पल्ला नाम का आतंकवादी है जो जेल में है, जिससे उनको मोटिवेट किया था। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उस इशफाक अहमद पल्ला को फ़ोन, सिम कार्ड और बाकी चीज़ें जो थी वो ये डीएसपी फिरोज अहमद लोन ने प्रोवाइड की थी। और ये फिरोज अहमद लोन जो डीएसपी था, उस टाइम के कमांडर जो थे हिजबुल मुजाहिदीन के रियाज अहमद नाइको, उनके लिए काम कर रहा था। एक तो ये लोगों को मोटिवेट करते थे, दूसरा ये उनको इंडोक्ट्रिनेट करते थे, ब्रेन वॉश करते थे, तीसरा उनको वर्गला के पार भेजने की पूरी साजिश थी, रिक्रूटमेंट करते थे। और डीएसपी जो फिरोज अहमद लोन था, उस पार्ट हिजबुल मुजाहिदीन की उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। उस वजह से एनआईए ने उनको 2018 में अरेस्ट कर लिया था और फाइनली अब उनकी सर्विस से उनको बर्खास्त कर दिया गया। सरकार ने एक मैसेज दिया है, जो भी कोई देशद्रोह जैसी गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसी तरह जावेद अहमद शाह, ये बिजबिहारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे। देखिए, प्रिंसिपल का काम क्या होता है, कर्तव्य होता है कि उन्हें युवाओं को एक अच्छी राह पे लगाना, लेकिन ये प्रिंसिपल उन्हें वर्गला रहा था, रिक्रूट कर रहा था और उसी तरह आतंकवादियों को पनाह भी दे रहा था। इस वजह से उस प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई करके उसे भी बर्खास्त कर दिया गया। अभी तक अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे 40 के करीब जो मुलाजिम हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसमें दो बेटे सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर जो पाकिस्तान में बैठा है, उसके दो बेटे, और पोता जो है, जो ग्रैंडसन है सईद अली शाह गिलानी जो कि अब नहीं है, उनके ग्रैंडसन को भी SKICC से नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो भी टेरर फंडिंग और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे। इसलिए एक मैसेज स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी भारत के खिलाफ किसी भी किस्म का मंसूबा बनाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है और ये कुछ महीनों से ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। और हमें सूत्रों से पता चला है कि 500 से करीब 1000 के करीब और की भी लिस्ट है, उनके ऊपर भी वो काम किया जा रहा है। जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक अमेंडमेंट की गई है पॉलिसी, क्योंकि एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है। स्क्रीनिंग कमेटी में देखा जाता है कि इनके खिलाफ क्या क्या जुर्म हैं और इनमें क्या क्या सबूत हैं, एविडेंस क्या है, उसी के तहत एक्शन ली जाती है। और अमेंडमेंट के तहत अब ये कोर्ट भी नहीं जा सकते, मतलब कि जिसको पहले क्या होता था, किसी को निकाल दिया जाता था तो वो अदालत में जाते थे और वापस बहाल हो जाया करते थे। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत वो वापस बहाल नहीं होंगे, यानी कि मैसेज स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देश के खिलाफ आंख उठाएंगे, देश के खिलाफ मंसूबे बनाएंगे, दुश्मन के साथ हाथ मिलाएंगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसी के तहत इन दो लोगों को निकाल दिया गया है। देखिए, डीएसपी प्रिजन, उसका कर्तव्य है कि किस तरीके से जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको जेल के अंदर रखना, बल्कि उनको सिम कार्ड प्रोवाइड नहीं करना, उनकी हेल्प नहीं करनी, उनकी रिक्रूटमेंट में काम नहीं करना। देखिए किस तरीके से वो काम कर रहा था। और देखिए, ब्लैकबेरी फोन के थ्रू ये टेररिस्ट के साथ भी इन टच था और उन लड़कों के साथ भी इन टच था जिन लड़कों को पार भेजा जाया करता। जी प्रदीप, बिल्कुल शुक्रिया प्रदीप दत्ता आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन अब तक नजर अब तक की 10 अहम खबरों की तरफ। और धाकड़ एक्सक्लूसिव में हमने आपको कल दिखाया था कि कैसे सेना के जवान कड़ाके की ठंड में भारत चीन बॉर्डर पर डटे हुए हैं, हर कठिनाई और चुनौती को अपने मजबूत इरादों से पार कर रहे हैं। अब आज
धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपको दिखाते हैं कि कैसे जवान 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कैसे एक रस्सी के सहारे इंडियन सोल्जर्स बॉर्डर पर तैनात हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। इन वीर जवानों का शौर्य देख हिंदुस्तान के दुश्मन जलते हैं। देश की आन बान शान के लिए सेना के जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। परिवार से दूर बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। देश की तरफ आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। एक तरफ जहां देश के इन शूरवीरों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वहीं दूसरी ओर इन्हें अपने फिटनेस को भी बनाए रखने के लिए घंटों पसीना बहाना पड़ता है। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जवान मुश्किल से मुश्किल फिटनेस ड्रिल को पलक झपकते ही पूरा कर रहे हैं। इतनी कड़ी परिस्थिति में जरूरी यह होता है कि हर सोल्जर अपने 100% मेंटल कैपेबिलिटी ही नहीं, फिजिकल फिटनेस पे हो, अवेयरनेस पे हो और टीम वर्क उनका एकदम 100% काम करे। इसीलिए इस तरीके का पनिशिंग ट्रेनिंग शेड्यूल उनसे कराया जाता है, जहां पर 2 दर्जन के करीब इस तरीके के ऑब्स्टिकल्स, आप सोचिए ये यहां पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कराया जाता है। बाहर जंगलों में अगर आपको ब्रिज के पार जाना है, नदी पार करनी है, नाले पार करने हैं, पहाड़ों पे चढ़ना है, इस तरीके की ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि 100% कैपेबिलिटी पे, क्योंकि जब आप बाहर होते हैं सिर्फ आपको सामना करना पड़ता है नेचर का और वहां पर सिर्फ आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ही आपके काम आती है। फॉरवर्ड पोस्ट पर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए कई बार कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे में जवान एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रोपवे बनाते हैं। उसी का अभ्यास ये जवान अपनी पोस्ट पर कर रहे हैं। को बढ़ाने के लिए ये जवान कुछ इस अंदाज में पहले इस रस्सी के इस जाल पर एक तरफ से चढ़ते हैं और फिर तेजी से दूसरी तरफ से उतरते हैं। कई पहाड़ ऐसे भी होते हैं जहां एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कुछ ऐसे पुल को पार करके जाना होता है। अगर आप पहले से अपनी ट्रेनिंग में इन पुल को पार करने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो फिर फॉरवर्ड पोस्ट पर इन्हें पार करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आती। ये कि इसका पूरा वो क्या है, पर्पस क्या है ये पूरी एक्सरसाइज करने का? मैम, वैसे तो किसी भी एक्सरसाइज करने का मुख्य उद्देश्य युद्ध में जीत हासिल करना होता है, लेकिन हम बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स करने का जवानों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं उसके टीम वर्क की भावना को जगाना होता है, जिसमें कि जवान के हर शरीर के हर बॉडी पार्ट्स को बराबर एक्सरसाइज मिल सके और जवान युद्ध में महारत हासिल कर सके। ऑपरेशनल एरिया में हमको तरह तरह के मुदाखलात आ सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे नदी नाले, क्रेवासेस, जिनको कि जवान इम्प्रोवाइज तरीके से बना करके पार कर सकता है, जैसे कि किसी लकड़ी की मदद से, लैडर बना के, रॉप की मदद से, कमांडो क्रॉल करके। उन्हीं बेसिक ट्रेनिंगों को हम
करवा के जवान को आगे के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब जवान गश्त के लिए या फिर किसी मिशन पर आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ों में कई बार ठीक से चलने के लिए रास्ता तो छोड़िए, दोनों पैर एक साथ रखने के लिए जगह नहीं होती। ऐसी चुनौतियों की तैयारी भी ये जवान अपनी इस सीक्रेट ट्रेनिंग में जोरदार तरीके से कर रहे हैं। इन सभी ट्रेनिंग के साथ हर एक सैनिक को रॉक क्लाइंबिंग में माहिर होना भी बेहद जरूरी है। पहाड़ों में कई बार आप कुछ इस अंदाज में चढ़ाई कर ऊपर जाते हैं, एक कंधे पर बंदूक होती है तो दूसरे कंधे पर एक बैग जिसमें जरूरत का सभी सामान और खाना होता है। इतने वजन के साथ आप कुछ इस तरह से करते हैं रॉक क्लाइंबिंग, जिसकी ट्रेनिंग भी ये शूरवीर यहां कर रहे हैं। भारत चीन बॉर्डर के आसपास जवानों को कई बार नदी, झील, नालों और खाई को पार करना होता है, जिसका अभ्यास भी जवान दिन में एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई बार करते हैं। सरहद की रखवाली के लिए लगातार बॉर्डर पर गश्त लगाना बेहद जरूरी है, पर यह वो इलाका नहीं है जहां पर आप कोई सड़क पर चल के या फिर किसी गाड़ी में बैठ करके सीमा तक पहुंच पाए। ये बेहद दुर्गम पहाड़ी इलाका है जिसमें कई ऐसी जगह हैं जहां आपको नालों को पार करना पड़ता है, बीच में नदी बह रही है या फिर पहाड़ियों को भी चढ़ करके पार करने की जरूरत होती है। इसी के लिए खास माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट है या फिर इस तरीके का रैप्लिक इक्विपमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये याद रखिए कि ये सब होता है एक ऐसे वक्त पर जहां बेहद ठंड होती है और आप अकेले ही इस गश्त पर नहीं निकलते हैं, आपके साथ बेहद भारी सामान होता है, यानी कि एक एक सोल्जर जो है वो अपने साथ कुछ नहीं तो 20 से 30 किलो का सामान, इक्विपमेंट, खाने का सामान लेकर के चलता है। और ये 1 या 2 दिन नहीं, कई बार 1-1 महीने तक का वक्त चला जाता है जिसमें आपकी पूरी एक वक्त की गश्त या फिर पेट्रोलिंग खत्म होती है। इन सभी तरह के अलग अलग अभ्यास से जहां सेना के जवानों पर चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने की जिम्मेदारी होती है, साथ ही अपने फिटनेस को भी जवान बरकरार रखते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये ड्रिल और ट्रेनिंग इन जवानों को दिमागी तौर पर भी मजबूत करती है। एक तरीके से ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी होता है, क्योंकि कई बार आपके पास सिर्फ आपकी एक बॉडी एक वेपन की तरह होती है। हाँ जी मैम, ये मानसिक रूप से जवान को ये ट्रेनिंग देने से उसका मानसिक तौर पे काफी मजबूत हो जाता है जवान, क्योंकि हम उसको बराबर ये एक्सरसाइज करवाते रहते हैं शांति काल के दौरान, जिससे कि हमको युद्ध में अच्छा नतीजा हासिल हो सके। रोज वर्कआउट करने से वैसे भी रूटीन अच्छा होता है, जबरदस्त एनर्जी मिलती है, नींद अच्छी आती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, तनाव भी दूर हो जाता है। सेना के ये जवान हर रोज कई घंटे इतना कड़ा अभ्यास करते हैं। इनसे प्रेरणा लेकर हर आदमी को अपने जीवन में भी एक्सरसाइज का एक रूटीन फिक्स करना चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। अब आपको एक बार फिर ले चलते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में, जहां पर इस वक्त लाइट एंड साउंड शो चल रहा है। वहां की झलकियां दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं और यकीन मानिए कि अगर आप यहाँ पर मौजूद होंगे, यहाँ पर आएंगे, तो आपको अभी की तैयारियों को देखकर ये नहीं लगेगा कि अब से 4 साल पहले, 3 साल पहले जो अयोध्या हुआ करती थी वो यही अयोध्या है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस लेजर लाइट शो की तस्वीरें हैं जिसके लिए कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। दीपोत्सव के खास मौके पर दिवाली से ठीक पहले ये
पूरा लेजर लाइट का जो शो है उसे आयोजित किया गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसे अभी से देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो पूरा कार्यक्रम है वो कल यानी दीपोत्सव का जो मुख्य कार्यक्रम है उस दिन होगा। इसके साथ साथ तकरीबन 9 लाख दिए भी जो है वो जलाए जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी की इस तस्वीर को देखें तो ये जो लेजर लाइट है इसे देखकर यकीन भी नहीं होता कि हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं और अब से 4-5 साल पहले जो अयोध्या हुआ करती थी ये वही अयोध्या है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 4 सालों में अयोध्या कितनी बदली है, कितनी भव्य और दिव्य हुई है अयोध्या। और ये तस्वीर इस बात का, इस दावे का जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर आप दूर दूर तक लेजर लाइट का शो